हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी संख्या से किसी संख्या को यदि डिवाइड करना है, काटना है, उसको उसमें भाग देना है, तो किस तरह से हम लोग जल्दी से उसको काट सकते हैं, या किसी संख्या को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो विभाज्य हो जाएगी किसी भी संख्या से, है ना। तो उसमें हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक देखा था कि कैसे काटते हैं, किस तरह से हम लोग विभाज्य करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उससे कुछ संबंधित प्रश्न भी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या, क्या है, यदि एक 9 अंकीय संख्या है ना, वो अंडर रूट में 6x + 7y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा, हाँ यही पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 से 11 से 12 से इस छोटे छोटे वैल्यूज़ को हमको कैसे उसको विभाजित करना है। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एक 9 अंकीय संख्या है 389x6378y, है ना। ये जो संख्या है ये किससे कट जा रही है? 72 से। अब ये 72 आ गया। अब 72 को हम लोग कैसे देखेंगे कि 72 से कैसे पता करेंगे कि ये कटेगा, और मान लीजिए ये विभाजित भी है तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्या। क्या बताया था? ध्यान से देखिए, सह अभाज्य संख्या। यदि आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो पिछले 2-3 क्लास जो भी हैं उसको देख लीजिए। सारे क्लासों से संबंधित ये क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पे सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका म स क्या हो, 1 हो, है ना। जिनका म स क्या हो, 1 हो, वही सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और हमने ये भी बताया था, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 हमेशा 3 और 4 से कट जाएगी। अब यहाँ पर आप 12 को देखेंगे तो 6 × 2 भी तो 12 होता है ना। 12 × 1 भी तो 12 होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि जब हम देखेंगे दोनों का जो है म स वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 3 × 4 भी होता है 12। तो हम लोग 12 को यहाँ पे देखते समय ये देखेंगे 6 2 इसका म स 1 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। यहाँ पर है 3 × 4, 3 × 4, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, म स इसका 1 हो जाएगा। और उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये 12 3 और 4 से कट जा रही है तो इसका मतलब ये जो भी संख्या दिया गया होगा 12 से कट जाएगा। यदि 3 और 4 से, हमको 6 और 2 नहीं देखना है, और 12 1 इसलिए नहीं देखना है क्योंकि ये 12 है, 1 है, ये तो स्वयं 12 हो गया, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए, अब ये आपको पता चल गया ना कि हमको सह अभाज्य संख्या ही निकालना है, मतलब जिसका अंतर 1 हो उसको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है 72 से यदि हम लोग 72 को ले लें, अब देखिए 72 से कटने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एक तो 72 है, हम लोग क्या करेंगे, 24 तिहाई 72 होता है। आप देख लीजिए इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। एक 12 छक्का 72 होता है, और क्या क्या होता है, 72 × 1 भी हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। 8 9 72 होता है, 8 9 या 9 8 दोनों कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए म स किनका 1 है, तो ये 8 और 9 का है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 8 से और 9 से कट जा रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 72 से कट जाएगी। कभी कभी इसी प्रश्न में पूछता है 44 से भाग देने पर, तो आप देखिए ध्यान से, 11 × 4 जैसे ही करेंगे इन दोनों का म स 1 होगा, ये सह अभाज्य संख्या होगी, और ये कट जाएगा। इसका मतलब जो 11 और 4 से कट जाएगा वो 44 से कट जाएगा। तो 44 भी कभी आपके प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको डरना नहीं है, आराम से प्रश्न को सॉल्व कर देना है। 11 का नियम भी आपको मैंने बताया है और 2 का नियम भी बताया है। तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर करते हैं 3 8 9 x 6 3 7 8 y करते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे 8 से कटने का नियम ये होता है कि अंतिम 3 संख्या यदि वो 8 से कट जा रही है, अंतिम 3 संख्या मतलब 7 8 और y यदि 8 से कट जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और यदि ये मैं कहूँ कि 9 से काटने के लिए, तो इसमें आप सब लोग देख लीजिए, सम करते चले जाइए, जो जो 9 से कट रहा है वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले 9 से काट के देखते हैं।
अब भाई 9 से काटेंगे तभी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता होगी, अन्यथा यदि आप इसको 8 से काटते हैं तो यहाँ पर आपको 1 2 नहीं 3 4 संख्या भी मिल सकती है, ज़्यादा संख्या भी मिल सकती है, लेकिन हमको वो संख्या यहाँ पे चाहिए जो 9 से भी कट जाए। तो यहाँ पे देखिए 9 से काटने के 9 काट दिए हम लोग, है ना, 6 3 9 ये भी चला गया। अब क्या क्या बचा, 7 3 10 और 8 18 ये भी चला गया, 18 9 से कट जाएगा। अब ये देखिए बचा 8, क्या बचा है 8। अब ध्यान से देखिए 9 दूना 18, मतलब अभी हमको 10 और चाहिए कि हमको 9 से काटने के लिए, तो ये 8 रहने दीजिए और इसके बाद हमको ये x और y दोनों में हमको क्या 10 लाना है, मतलब 6 और 4 दोनों का मान हो सकता है, ठीक है। या तो इसका 6 कर लीजिए इसका 4, या तो इसका 4 कर लीजिए इसका 6। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, अब ये 8 से भाग देके डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। जब अंतिम 3 संख्याओं में 8 से हम लोग भाग करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। यदि ये संख्या कट जा रही है तो हमको ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है कि वो कट जाए 8 से। तो 8 9 72 होता है, कट गया, 6 बचा। अब बताइए 8 5 40 होता है, 8 6 48 होता है, और 8 ठाई जब जाएंगे तो 64 होता है, जो कि यदि हम यहाँ पे 4 रख दें और हमको चाहिए भी क्या कि एक 4 हमको चाहिए, तो यहाँ पर रख देंगे तो कट जाएगा। मतलब y की वैल्यू फिक्स हो गई कि y की वैल्यू 4 हो गई, तो x भी पता चल जाएगा कि ये 6 हो गया। कोई भी डाउट यहाँ तक होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछेंगे। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। बस अब कुछ करना नहीं है, पूछा है 6x अंडर रूट में 6x प्लस 7y का मान पूछा है, तो आप निश्चिंत होकर इसी x का मान 6 है, 6 गुणे 6 कर लेंगे, प्लस 7y है तो y गुणे 4 कर लेंगे। 6 6 36 होता है और 7 चौक 28 होता है ना, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 64 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और 64 किसका रूट होता है, तो 64 जो होता है वो 8 का रूट होता है। 8 है 64 है ना, तो 8 का क्या होता है रूट होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यदि यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट आप लोग करेंगे, है ना, डाउट जरूर क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक 10 अंक की संख्या, वो संख्या क्या है, ये है आपका 10 अंक की एक संख्या है। यदि एक 10 अंक की संख्या 72 से विभाज्य हो जा रही है तो बताइए 5x - 4y बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसा कि यदि आपने पहले वाला प्रश्न देखा, क्या था उसमें 72 के लिए हमने क्या कहा था, 8 और 9 से कट जाए। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, 8 और 9 से काटना है। अब इसमें हमको देखना है अंतिम की 3 संख्या 4 9 x है, ये किससे कटनी चाहिए, 8 से कट जाएगी, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। 72 के लिए हम लोग देखेंगे कि 8 और 9 से कटना चाहिए, तो 3 अंक अंतिम के ले लिए, ये अंतिम के 3 अंक हमने लिया 4 9 x है ना। 8 6 48 होता है, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और ये x। अब देखिए 8 दूना 16 होता है, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग 16 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा और 16 पूरा कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो आपका ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 के लिए देख लेते हैं, संख्या क्या है 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x, यही संख्या है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, x का वैल्यू जो है वो 6 रखा है, x का वैल्यू 6 रखा है, तब जाकर आया है आपका ये संख्या। अब ध्यान से देखिए, हमको 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये 9 कट जाएगी, अच्छी बात है। 5 4 9 ये भी विभाजित हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, ये भी विभाजित हो गया 9 से। अब बचा क्या है, बचा है 4 1 5 3 8, हमको 8 मिला है। हमको यदि एक 8 मिल जाए, अब यहाँ पर देखिए हमने 6 तो पहले से ही रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख दीजिए, ये 6 है ना। अब देखिए 6 4 10 1 11 और 12 13 14, हमको 14 मिल गया। अब बताइए 9 से कटने के लिए 9 के बाद तो सीधे 18 ही आता है ना, तो हमको क्या चाहिए, 14 मिल गया है, हमको 4 और चाहिए, और यही 4 तो हम यहाँ पे रख सकते हैं y की वैल्यू। और जैसे ही y की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी 18 हो जाएगी, जो कि 9 से कट जाएगा। तो 6 रखने पर अंतिम 3 संख्या 8 से कट गई, और जैसे ही 6 रख दिया तो y की वैल्यू हमको 4 पता हो गया।
इतना याद रखिए, ये जो प्रश्न है ये लेवल हाई है ना, ये प्रश्न लेवल हाई है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि हमारा जो क्लास होगा वो छोटे मोटे सवालों को लेकर नहीं होगा, है ना। ऐसा है कि जो भी आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से प्रश्नों को मॉडरेट होना तय है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि प्रश्नों को मॉडरेट होना तय है, और उस हिसाब से हमको इजी भी पढ़ना है और मॉडरेट भी पढ़ना है। दोनों के साथ हमको बेसिक से एडवांस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। यदि आप लोग कभी मैथ नहीं पढ़े हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हो सकता है कि यदि आप ये क्लास देख रहे हो और आपको ये न समझ में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, जो पिछले 2-3 क्लास है उसको देख के आइए, ये देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं सभी प्रश्नों को लिख कर, है ना। हालांकि PDF में बहुत सारे प्रश्न दिए जाएंगे तो उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पूछा क्या है, 5x - 4y, इसका बिल्कुल। अब देखिए एक चीज़ और है, जैसे 5x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 5 × x - 4xy लिखा है, 4y का मतलब 4 × y हो जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या कहा कि 6 है और y की वैल्यू 4 है, तो रख दीजिए इसी x और y का मान जो है इस पे रख देंगे। तो 5 × x का मान क्या है 6 है, -4 × y का मान क्या है 4 है। देखिए कितना आ गया भैया, ये 5 × 30 हो जाएगा, -4 × 4 = 16 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में कहीं पर भी कुछ दिख रहा है क्या? देखिए जैसे ही 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे ही टिक करके तुरंत आगे निकल सकते हैं। नहीं तो 16 और 14 आपको पता है क्या होता है, 30 होता है। 30 में से 16 घटाएंगे तो 14 ही आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको प्रश्न दिया गया, एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न क्या है, 15x 1y 2, 15x 1y 2 कह रहा है ये जो संख्या है ना, ये किससे पूरी की पूरी कट जा रही है, 44 से कट जा रही है। इसको भी ध्यान से देखिए, ये संख्या पूरी की पूरी 44 से कट जा रही है। अब ये संख्या जब 44 से कट रही है इसका मतलब हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड कर लीजिए। यही 11 × 4 जो हो गए सह अभाज्य संख्याएं होंगी और दोनों का म सा 1 होगा। मतलब ये संख्या जो है ना, यदि 11 से कट गई और 4 से कट गई तो हम जान जाएंगे कि पूरी की पूरी संख्या इससे कट जाएगी, और तभी तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि x और y का मान क्या होगा, है ना। अंत में से पूछा है x + y का मान क्या होगा, x + y बराबर बताना है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में। तो चलिए पहले देखते हैं। आपको पता होगा कि 4 से कटने का नियम क्या होता है कि अंत के 2 संख्या हैं वो किससे कट जाएं, 4 से कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या किससे होगी, 4 से कट जाएगी। अब यहाँ देखिए 4 × 3 = 12 होता है ना, 2 है तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। इसका मतलब ये संख्या 12 होगी तो भी कट जाएगी। आगे जाने दीजिए, आगे और जाएंगे तो कट जाएगा, है ना। फिलहाल अभी 4 × 3 = 12, मतलब y का मान 1 हम रख सकते हैं। 11 का नियम क्या कहता है कि 1 5x 1y है ना, ऐसे कर लीजिए 1 5x 1y 2। पहली संख्या को छोड़िए दूसरी संख्या को लीजिए, फिर छोड़िए दूसरी संख्या को लीजिए, फिर छोड़िए दूसरी संख्या को लीजिए, और जितने आपने गोला कर दिया और जितना बचा है उनको जोड़कर माइनस करिए। मतलब देखिए यहाँ पे 5 + 1 + 2, इसको जोड़ लिया आपने, फिर माइनस कर दिए किसमें, 1x और y, 1 + x + y, इसमें आपको माइनस कर देना है। अब देखिए ये दोनों का जो माइनस करेंगे, ये दोनों का यदि आपका 0 आ गया या 11 आ गया या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ गई तो वो 11 से कट जाएगा। यही तो 11 का नियम होता है, यही 11 का नियम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिए 5 2 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि y का मान क्या करेंगे, 1 ले लीजिए। जैसे ही 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा, और अंत के 2 संख्या यदि कट जा रहे हैं 4 से तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटने के लिए हम लोग y के मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 1 यहाँ पहले से ही है। x का मान ऐसा क्या ले लें कि ये 0 हो जाए, 0 ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 8 इसको कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, आसानी से हमको पता भी चल जाएगा। प्रश्नों को कठिन नहीं, अब आपके माइंड में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि आप 11 वाला लाइए। 11 वाला क्यों लाएंगे जब यही आसान हो जा रहा है, तो हमको 11 से करना क्यों है, उस पर दिमाग ही नहीं देना है, फोकस ही नहीं करना है उस पर। तो यहाँ पे क्या देखिए 1 1 2 हो गया। यदि यहाँ पे 6 रख दें तो ये भी तो 8 हो जाएगा ना,
इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 8 - 8 = 0, जो कि 11 से कट जाएगी। मतलब कुल मिलाकर हमको ये पता चला कि यदि x की वैल्यू हम लोग 6 रख दें, y की वैल्यू 1 रख दें, तो ये पूरी संख्या 44 से विभाजित हो जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो x + y बराबर हो जाएगा 7, और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक अलग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। परीक्षा में 1-2 बार पूछा है, ज़्यादा बार नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट संख्या पद्धति में आता है, तो इसको आप लोग सीख लेंगे। चलिए आगे की ओर हम एक कंसेप्ट को सीखेंगे, है ना। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसको सीखिए क्या होता है, फिर इस पर आधारित एक प्रश्न करवा देंगे, आसान हो जाएगा। कभी आपको संख्या दिया हुआ है 3 5 3 5 3 5, देखिए 2-2 संख्या की सीरीज बन रही है। ये संख्या किससे विभाजित होगी आपको ये पता करना हो। 7 8 7 8 7 8 दिया हो, ये संख्या किससे विभाजित होगी, जितना आगे इसका मन हो उतना आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी होने वाली नहीं। और भी आगे इसको ले जाना है तो और भी आगे ले जाइए, 7 8 7 8, हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि हमको पता ही है ये किससे कट जाएगी। अब ये कैसे पता होगा कैसे कट जाएगी, कैसे विभाजित होगा, तो इससे संबंधित बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे मान लीजिए कभी आपको ए बी 2-2 अंकों का पेयर करके आगे दिया हो, 2-2 अंकों का पेयर करके दिया हो, ए बी ए बी ए बी, तो हमको करना नहीं, जब करना क्या है ये ध्यान रखिए कि जब ये 2 अंकों का पेयर होता है ना, तो हमको क्या करना होता है, अंत में एक अंक छोड़ना है। किस लिए छोड़ना है ये ध्यान से देखिए, स्टार्ट करना है हमको 1 से। किससे, 1 से। 2 अंकों का है इसलिए हम लोग 1 0 लगाएंगे, एक अंक यहाँ पे छोड़ रहे हैं इसलिए 1 0, ये हो गया इसके लिए। फिर यहाँ पे इसके लिए 1 लाएंगे, फिर इसके लिए क्या लाएंगे, 0 लाएंगे, फिर इसके लिए 1 लाएंगे। हमने आपको बोला कि अंत के एक अंक को छोड़ देना है। अब यहाँ पे ये संख्या जो है ए बी इससे पूरी तरह कट जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया उसको लेके समझते हैं। 35 35 35 ये संख्या दी गई, आपसे पूछा गया किससे कटेगी, तो जब हमने देखा कि 2-2 अंकों का है तो इसके लिए 1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, अंत का एक संख्या छोड़ना है। जितना संख्या छोड़ेंगे उतना ही 0 हमको लगाना है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आगे भी समझिए। मान लीजिए संख्या 2 न होकर 3 हो गई, ए बी सी, इसी तरह से आगे चला जाए, तो हमको क्या करना है भैया, अंत में अब यहाँ पे देखिए 3 पेयर है, 3 का पेयर बन रहा है ना, ए बी सी का। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है। जब 2 का पेयर बनेगा तो एक संख्या छोड़ना है पीछे का, और मतलब 1 0 लगाना है। जब 3 का पेयर बनेगा तो 2 संख्या को छोड़ना है, और मतलब हमको 2 0 लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, 1 से, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। देखिए याद यही रखना है कि जब 2 का पेयर होगा तो 1 अंक छोड़ेंगे और 1 1 0 लगाते चलेंगे। 3 का पेयर होगा तो 2 अंक छोड़ेंगे और 2 2 का 0 लगाते चलेंगे, और अंत में 2 अंक छोड़ देंगे। जैसे ये ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, 3 7 9 3 7 9 3 7 9, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, ये संख्या कट जाएगी 1 0 0 1 0 0 1, इससे संख्या ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे है 7 8 7 8 7 8, 2 अंक का है, तो हम लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देख बस यही देखना है कि पेयर कितने का है, 2 का है, मतलब लास्ट वाले को छोड़ना है, लास्ट वाले को छोड़ना है, इसका मतलब 1 0 लगाना है। 1 0 लगाइए, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस नंबर को इस नंबर से विभाजित करेंगे, कट जाएगी, पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे प्रश्न एक बना था बहुत पहले ही आपके पेपर में, वो आपको ध्यान में रखना है, वही आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे अब एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, 3 4 5 3 4 5। अब बताइए ये किससे कटेगा, तो आपके माइंड में आएगा 3 4 5 3 4 5। देखिए किसका किसका पेयर है, 3 अंकों का पेयर है, इसका मतलब 2 छोड़ना है और 2 0 लगाना है, 1 0 0 1। अब 2 अंक छोड़ देना पड़ेगा, इसका मतलब ये संख्या 1001 से कट जाएगी।
चलिए एक प्रश्न लिखते हैं और उस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा होगा। ये कंसेप्ट आप अपने नोट में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि जब 2 अंकों का पेयर होगा तो 1 अंक छोड़ के 1 0 लगाते चलेंगे। जब 3 अंकों का पेयर होगा तो हमको क्या करना है, 2 अंकों को छोड़कर 2 0 लगाते चलना है। इतना याद रखेंगे कि अंत में अंकों को छोड़ना है और उतना ही 0 लगाना है। चलिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ। यदि एक संख्या है 4 7 9 है ना, x y z, 4 7 9 x y z, ये एक संख्या है, ठीक है। और कह रहा है कि ये संख्या 7 से 11 से और 13 से पूरी की पूरी तरह कट जा रही है। ये संख्या इससे पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो आपको बताना है x प्लस वाई अपॉन जेड का मान क्या होगा। x प्लस वाई अपॉन जेड का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप ये प्रश्न देखेंगे तो आपका दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए, इस रूल पर जाना चाहिए। देखिए 4 7 9 लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी तो देखना पड़ेगा कि x y z है। और यहाँ पर इसके बाद ये कह रहा है कि 7 11 और 13 से कट जा रहा है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि 7 11 और 13 का जो एलसीएम होता है ना, वो होता है 1001। 1001 इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब जो संख्या 1001 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी, जो संख्या 1001 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी, जो संख्या 1001 से कटेगी वो 13 से भी कटेगी, है ना। इसका मतलब क्या है, यदि मैं 10 5 10 15 ले लूँ, 2 अंक का है ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाता है 5 गुणे 2, इसका एलसीएम क्या होगा 5 गुणे 3, दोनों में 5 5 कॉमन है, 5 गुणे 2 गुणे 3 है ना, 5 दूनी 10 3 30। इसका मतलब ये है, यदि कोई ऐसी संख्या है, मान लीजिए 60 ले रहे हैं, तो यदि ये 60 10 से कट जा रही है तो 30 से भी कट जाएगी, 15 से कट जा रही है तो 30 से भी कट जाएगी। देखिए बिल्कुल कट जा रहा है। वही कंसेप्ट है, यदि इन 7 11 13 10 15 का एलसीएम क्या है 30, 7 11 13 का एलसीएम क्या है 1001। मैंने कहा यदि 10 से कट गई 60 तो 100% है, 7 से ये कट गया तो इसका मतलब है इससे भी ये संख्या कट जाएगी। आपको यही समझना है। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का जितने भी संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, यदि वो संख्याओं से कट जा रही है तो एलसीएम से पूरी पूरी विभाजित होना तय है। इसी के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि 7 11 और 13 से यदि ये संख्या कट जा रही है तो इसका मतलब ये 1001 से भी कट जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 7 4 और 9 दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाकर कि यहाँ पर 7 4 और 9 कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये वाला नियम नहीं लग जाएगा। देखिए जैसे 7 4 9 7 4 9 3 3 अंक का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1, अब 2 अंक छोड़ना है हमको, 0 0 1, 2 अंक छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए किससे कट जा रहा है, 1001 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब है ये 7 11 और 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब x का मान क्या आ गया 7, y का मान आ गया 4, z का 9। 7 + 4 बटे 9, 11/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस कंसेप्ट में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। अभी देखिए विभाज्यता से कुछ और प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो शेषफल प्रमेय आप जानते रहेंगे तभी उस प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाता है यदि हम किसी संख्या में 10 से भाग दे रहे हैं तो 20 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या में हम 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। अब यहाँ पे विभाजित भी कर रहे हैं, भाग भी दे रहे हैं, तो भागफल का नियम भी लगेगा, और शेष भी बच रहा है तो शेषफल का नियम लगेगा। इसलिए हमने विभाजित होने वाले सारे प्रश्नों को देखा है, किस तरह से हम लोग विभाजित करते हैं किसी भी प्रश्न को। अब हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय कि जब हम कोई संख्या दी गई, मान लीजिए दिया गया है 11/8, तो हम कैसे बताएंगे। ये तो मान लीजिए बता देंगे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि इसमें शेष 3 बच जाएगा, शेषफल 3 होगा। अब इसी आधारित पर अब मान लीजिए बहुत बड़ा प्रश्न दे दिया गया कि 3 4 5 × 3 4 5
ऐसा करके 9। अब बताइए इसमें शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा, अब यहाँ पर दिमाग नहीं काम करेगा कि हम तुरंत क्या करें। तो आप इस ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप शेषफल प्रमेय पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल प्रमेय। ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ उसको ध्यान से समझिए, तभी तो भला होगा, है ना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी एक डाउट इसमें रहता है। मान लीजिए 13 है और हमको भाग देना है 72 में, तो क्या करेंगे? 13 से 72 में भाग देंगे, 13 पच्चे 65 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 7। तो आप करते क्या है, ये क्या हुआ? ये जो 13 है इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ये जो 72 है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और ये जो 5 है इसको कहते हैं भागफल, है ना, कि भाग देने पर कितना फल मिला हमको, है ना। और ये है आपका शेषफल, रिमाइंडर, ये है आपका शेषफल। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ। ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल और ये है शेषफल। लोगों के माइंड में और जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है अक्सर कि उनके दिमाग में क्या रहता है कि डाउट रहता है कि भाज्य किसे कहेंगे और भाजक किसे कहेंगे। अब तो एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न में मिलता है तो आप देखिए किसके साथ से लगा हुआ है ना। जिसके साथ से लगा होता है वो हमेशा क्या होता है? भाजक होता है। जैसे यदि कहा जाए कि 5 को 7 से भाग देने पर, है ना, तो 5 को 7 से भाग देने पर, यदि आपसे कहा जाए कि 30 को 5 से भाग देने पर, तो 30 को 5 से भाग देंगे। 72 को 13 से भाग देने पर, तो 13 आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये कि कभी कभी क्या होता है, भाज्य हम इसको मान लेते हैं और भाजक इसको मान लेते हैं। तो इसका भी एक मेरे पास सल्यूशन है कि आप जब वर्णमाला का क ख ग घ पढ़ते हैं तो प्रारंभ में किससे लिखते हैं? क को। उसी तरह से जब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जब स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? भाजक। देखिए क वाला पहले ही होगा, तो आप ऐसे समझिए यहाँ पर भाजक होता है, ये भाज्य होता है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि ये जो भाज्य होता है ना, ये भाजक और भागफल के गुणा करने पर और जो शेष बचता है उसको जोड़ने पर भाज्य हमेशा मिल जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 72 हमें मिल जाएगा कब? जब हम इस भाजक को गुणा कर दें भागफल से, मतलब 13 गुणे 5, और शेष जितना बचा है उसे क्या करें? जोड़ दें तो वो आपका 72 हो जाएगा। 13 5 65, 7 72, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। देखिए यहाँ पर निकल के आया क्या है? भाज्य निकल के आया है। ये क्या है? भाज्य। और ये 13 क्या था? भाजक था, भाजक था। 5 क्या था? भागफल था, भागफल था। और ये 7 क्या था? शेषफल था, शेषफल। तो ये एक फार्मूला बन जाता है जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमेशा आप क्या करते आए हैं? पढ़ते आए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो शेषफल होता है ये हमेशा ये हमेशा भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर कभी 14 शेष नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि फिर तो भाग चला जाएगा ना 13 से। तो शेषफल यहाँ पे एक लाइन नोट करके आप लिखेंगे, बल्कि इसको आप लिख लीजिए नोट करके। क्या लिखेंगे कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। यदि बड़ा होगा तो फिर भाग दे दीजिए, छोटा हो जाएगा, छोटा ही होगा भाजक से। कौन? शेषफल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, शेषफल प्रमेय में बहुत काम करने वाला है। अभी हम आगे चलेंगे।
तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग शेष को बचाते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये सब हो क्या रहा है, हम लोग क्या समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आपको शेष निकालना है। हमने कहा कि 8 में आपको 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 5 से। तो क्या करेंगे आप? तुरंत 5 से भाग देंगे। 5 × 5 और शेष कितना बचा? 3 शेष बच गया। 3 शेष बच गया, बिल्कुल सही है, 3 शेष बच जाएगा। दूसरा कंडीशन 8 × 8/5। अब बता दीजिए सर। तो 2 कंडीशन आपको समझना है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझना है और परीक्षा में प्रश्नों को समझेंगे तभी जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। ध्यान से देखिए, 8/5 था, शेष 3 बच रहा है। 8 × 8/5 है, तो पहले आप क्या कर सकते हैं? 8 है 64/5 कर लीजिए। 64/5 करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा ये? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65, 12 बार जाएगा। तो 12 बार क्या शेष कितना बचेगा? 4। शेष कितना बच गया? 4 शेष बच गया। 5 से 12 बार भाग देंगे तो आपका 60 आएगा, जिसमें से 4 शेष बच जाएगा। ये कंडीशन कर सकते हैं ना। ये ऐसे करेंगे, 5/64 करेंगे तो 5 × 1 = 5, 1 बचा 14, 5 दूनी 10 होगा और ये 4 देखिए क्या बच गया? शेष। तो यही शेष मैंने लिखा है। दूसरा कंडीशन ये, जैसे ही आपने यहाँ पर देखा था कि 5 में 8 से भाग देने पर शेष 3 बचा था, तो यहाँ पर भी तो वही है। 5 में, अब यहाँ पर मत समझिए, काटना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि 8 × 8/4 है, तो 4 से काट देंगे 2, 4 दूनी 8, तो ये तो अब बच गए, गुणा कर दिए। यहाँ पे हम भाग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर भाग देने के बाद क्या शेष बच रहा है उसको फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से जैसे ही 8 को भाग दिया था, है ना, तो कितनी बार गया था? 1 बार। शेष कितना बचा? 3। यही 3 तो यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 5 कब है? जब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया फिर भी 5 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? इस 5 को इसमें भाग देंगे तो एक 3 शेष बचेगा, मल्टीप्लाई रहने दीजिए, फिर इससे 8 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इस कंडीशन में क्या हो गया? 3 × 3/5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेष फल है, 3 × 3 = 9/5 हो गया। अब बताइए 5 में 9 का भाग देंगे, नहीं समझ में आएगा? 5 × 1 = 5 है ना, 5 × 1 = 5 होगा तो कितनी शेष बचेगा? 4 शेष बच जाएगा। तो देखिए यही तो है, दोनों कंडीशन सेम है। तो परीक्षा में आपको सीखना कौन सा है, करना कौन सा? ये वाला करना है। ये तो अभी सरल मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप जल्दी से कर लिए कि हाँ 28 64, 12 × 5 = 60, 4 शेष बच गया। यहाँ पर शेष फल किस तरह से निकालना है ये समझना है। एक और कंडीशन होगा कि 8 + 8 हो जाए, 8 + 8 हो जाए /5। यहाँ पर क्या था? 8 × 8/5 था, यहाँ पर 8 + 8/5 है। तो भी वही करना है, 5 को 8 से भाग देंगे ना तो शेष 3 बचेगा। 5 × 1 = 5 और 8 3 शेष बच गया। प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर भी 3 शेष बचेगा और उसके बाद 3 3 6/5 हो गया। ये तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए। अभी देखिए बड़ा है ना, तो अब शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1/5 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो शेष बचेगा ही है, तो 5 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 1 आपका शेष आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप इसको इस कंडीशन से भी कर सकते हैं कि 8 8 16/5, 5 3 15, तो कितना शेष बच गया? 1। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉलो आपको किसको करना है? इसको करना है कि शेष फल हमको बच कैसे रहा है। आगे हम जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है तो उसको 15 से भाग देंगे तो कितना शेष फल बचेगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा यही रोल अदा करने वाला है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लीजिए मैं दे रहा हूं आपको 72/13। क्या दे रहा हूं? 72/13। यही जो ऊपर मैंने दिया है, दे रखा है, ये 72/13। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? भाज्य होता है, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? भाजक होता है। 13 से 72 में भाग दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर भी देखा कि 13 में 72 का भाग दिया तो कितना शेषफल आया था? 7 आया था शेषफल।
अब तो सही है भैया, यहाँ पर 8 8 था तो एकदम हलवा लग रहा था आपको, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। ये कंडीशन देते हैं कि 72 गुणे, पहले प्लस का लेते हैं, नहीं 72 गुणे ही ले लेते हैं, 72 गुणे 72/13। अब बताइए, यहाँ पर तो तुरंत 8 है, 64 कर दिया आपने, ये वाला नियम। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आपको ऐसे नहीं, ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब 13 में 72 का भाग दिया था तो 7 शेष बचा था। तो 13 में 72 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7। गुणा का सिंबल लगाइए, गुणे। 13 में फिर 72 से भाग दीजिए, कितना बचेगा, शेषफल 7। 7 से 49 होता है, 49 में अभी 13 का फिर से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि अभी भी जो ये है आपका शेषफल, ये किससे बड़ा है, भाजक से बड़ा है। ये याद रखिएगा, ये भाज्य नहीं है ना, ये आपका शेषफल है। अभी अब ये 49 आया है तो इसको फिर से भाग अब देंगे। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 दूना 26 होता है, 13 39 होता है। 39 जैसे ही जाएगा तो 10 शेष बच जाएगा। क्या अब फिर 13 से भाग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जो शेषफल है आपका भाजक से छोटा हो गया है। अब यहाँ पे शेषफल यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आगे चलेंगे तो आगे इसी प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। 72 प्लस यदि 72 दिया हुआ है बटे 13 तो क्या करना पड़ेगा गुरुदेव, इसको ध्यान से समझिए। हे प्रभु, इसको ध्यान से समझिए। क्या समझना है कि 13 से 72 में भाग देना पड़ेगा। तो क्या करना है भैया, 7 शेष बच रहा है हमारा, 7 रहने दीजिए। 7 शेष बच रहा है तो 7 रहने दीजिए। यहाँ पर भी 7 शेष बचेगा, बीच में प्लस था तो 7 7 क्या होता है, 14/13। क्या ये छोटा है क्या 13 से, बिल्कुल नहीं छोटा है, बड़ा है ये। तो हम लोग फिर से भाग देंगे, 13 का 13, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आपका शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल निकालने का सबसे आसान और बेहतरीन ये तरीका होता है ना। चलिए अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान तो सभी में रखना है, इसको जो बताने जा रहा हूँ ये ध्यान में रखिए। एक संख्या है 330/11। आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा कि ये 330 जो है ना वो 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ 33 होता है, 3 बार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 है तो मतलब 30 बार में जाएगा, कट तो जा रहा है ना। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपने यहाँ पर 330/11 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 33 गुणे 10/11 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 11 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, बटे 11। 11 यहाँ 33 गुणे 10 ये भी लिख सकते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई संख्या गुणा लगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुणे में होना चाहिए। यदि कोई संख्या यदि गुणे में लगा हुआ है, किसी एक संख्या को भी विभाजित कर दी ना तो पूरी की पूरी संख्या जितनी गुणे में लगा होगा वो कट जाएगा। देखिए कैसे आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये 11 है ना, आपने ये आउंड देखा ना, ताओ 10 और 3 से उनका कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि 11 से 3 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, क्योंकि वो शेष बच जाएंगे पहले से। लेकिन आपको पता है 11 से 11 पूरी की पूरी कट जाएगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। नहीं समझ में आया? 11 यहाँ 33 करके देखते हैं। जब ये 11 33 से कट जा रही है, 11 यहाँ 33 मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। कंडीशन आ गया ना, आपको पता है 11 से 30 बार में पूरा कट जाएगा। तो वही चीज़ है, यदि कभी भी मान लीजिए 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 लिखा हुआ है और आपको इससे भाग देना है 13 से, तो आपको पता है कि हमको ये नहीं देखना है कि 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 13 गुणे 11, ये नहीं देखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 13 से एक ही संख्या कट जा रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 आएगा। पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा 5 गुणे 7, एक छोटा सा लेके समझ लेते हैं, गुणे 5, तो क्या ये 5 से कट जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है, हमको तो लग नहीं रहा है, लेकिन 5 से 5 तो कट जा रहा है, गुणा तो है, तो ठीक है ये कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। प्रूफ देखना चाहते हैं, 5 7 35 बटे 5 तो कर ही सकते हैं। देखिए कट गया कि नहीं, 7 आ गया, समझ में आया, बिल्कुल आएगा, आएगा क्यों नहीं। शेष आपका 7 बच गया, सॉरी 7 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा,
है ना। अब एक बात और समझना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 33 गुणे 10 प्लस 49। अब यहाँ पे मैंने देखिए प्लस का सिंबल लगाया है। मैंने कहा है जब तक गुणा रहेगा, यदि उसमें से कोई भी एक संख्या, चाहे छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या, कोई भी एक संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 33 गुणे 10 प्लस 49। इसका मतलब मैं यहाँ पे नीचे 11 कर दूँ तो क्या होगा भैया, ये संख्या जब आप 33 गुणे 10/11 प्लस 49/11 लिख सकते हैं। गुणा में नहीं करना है कि बार बार गुणा में करें। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी संख्या कट जाएगी, 11 से ये 33 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये तो इसका शेषफल तो 0 आने वाला है, पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कटेगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा 44 और यहाँ पे 5 आपका शेषफल बचने वाला है। और यही जो नियम है, ये वाला कंसेप्ट आपके प्रश्नों पर लगने वाला है। तो इतना मैं खिचड़ी इसलिए पका रहा था कि आगे चलकर स्वाद आ जाए, आगे चलकर स्वाद आ जाए, इसलिए मैं खिचड़ी को अच्छे से तैयार कर रहा था। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ और उदाहरण को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया 33 गुणे 10 प्लस 7 प्लस 8, इसको हमको भाग देना है 11 से। तो आप बता दीजिए कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। तो आप देखेंगे ये प्लस के पहले वाला देखिए, इससे जब आप भाग देंगे ना 33 कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 0। 11 से 7 में भाग देंगे, क्या कितना आएगा शेषफल, 7 ही आएगा, क्योंकि जाएगा नहीं, शेषफल हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर 8 से देंगे तो शेष कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 0 + 7 7 होता है, 7 और 8 14 होता है। अब देखिए चला जाएगा भाग, अभी भी 14 शेष नहीं बचा है। अब शेष क्या बचा है, शेष बचेगा 11 में जब भाग देंगे, और ये 11 का 11 3 शेष आपका बच जाएगा। अब देखिए यही आपको तो समझना है, यही चीज़ आपको समझना है कि कैसे शेषफल आया, है ना। आगे देखिए 36 गुणे 45 प्लस 2/45। अब बताइए कितना शेषफल बचेगा। देखिए जैसे ही आप 45 का इसमें भाग देंगे, यहाँ पर 45 है, इसका मतलब पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा और ये 0 शेषफल बचेगा। और 45 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे 0 + 2 शेष कितना बच गया, 2 आपका शेष बच गया, है ना। अभी हम लोग शेषफल निकालने का है एक नायाब तरीका, पॉजिटिव और निगेटिव भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इससे हम लोग प्रश्न करेंगे और अच्छे से हमको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उस प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको इसका फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैं पहला प्रश्न क्या लिख रहा हूँ, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है। एक भाजक है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है। ध्यान से रखिए, एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है ना। तो बताना है कि यदि शेषफल 40 है ना, यदि शेषफल क्या है, 40 है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, यही आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया जो कि क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आपको ये देखिए कि यहाँ पर पहले कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 15 गुना। यदि मैं भाजक, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल, ध्यान से समझेंगे आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी आसान सवाल है, प्रश्न को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। कह रहा है जो प्रश्न कह रहा है उसी को फॉलो कर लीजिए। भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल का जैसे ही 15 गुना करेंगे तो ये 100% श्योर है कि भाजक के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 15 गुना है, तो भाजक भागफल का 15 गुना हो तो गया। आगे कह रहा है कि शेष फल का 3 गुना, ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक है ये शेष फल का 3 गुना है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब ऐसा क्या करें, ऐसा कोई नंबर लेंगे जहां पर भाजक रखने पर यह भी पता चल जाए कि भागफल का 15 गुना है और शेष फल का 3 गुना है ना। लेकिन एक बात आगे चलेंगे तो कह रहा है कि शेष फल कितना है भैया, शेष फल 40 है। आगे बता दिया कि जो शेष फल ये कितना है 40। यहाँ से आपको पता चल गया ना कि ये जो भाजक है कितना हो गया, 40 गुणे 3 मतलब कितना 120 हो गया। भाजक आपको पता चल गया कि 120 है। आपको पता करना क्या है, भाज्य। तो भाज्य जब पता करना होगा तो भाजक कितना हो गया 120, भाजक आपको पता चल गया, भागफल पता नहीं चला है, शेषफल आपको 40 पहले से ही दे रखा है। तो अब कैसे पता करेंगे कि भागफल क्या है। भाजक आपको पता चल गया 120, यहाँ पे रख दीजिए। 120 रखेंगे तो ये 15 इधर आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 × 120, तो भागफल आपका कितना आ गया 8। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाज्य क्या होने वाला है। इसको देखिए, 12 × कितना होता है 96 होता है, 12 × 96, एक 0 है और प्लस 40, इसको जोड़ेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा और 1000 जो है वो हो जाएगा आपका भाज्य, ही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे फार्मूला पर रखना था और प्रश्न ऐसे ही आता है, ये इसका उतना गुना है, इसका उतना गुना है, इजी भी दे देगा तो भी आपको बस फार्मूले पर करना है। यही तरीका आपको अपनाना है, जो कह रहा है उसको फॉलो करते चलिए, एक न एक नंबर दे देगा और आराम से आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी इतना जगह है तो इसी में बताते हैं। एक प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा, भाजक भागफल से आधा तथा शेष फल से 2 गुना है, तथा शेष फल से 2 गुना है। कितना है भैया 2 गुना, ठीक है, अच्छी बात। फिर कह रहा है यदि शेषफल 40 हो तो, यही कहना नहीं 20, यदि शेषफल 20 हो तो, यदि शेषफल 20 हो तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि भाज्य कितना होगा। अब देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न आपको मिलाना, जो प्रश्न कह रहा है उसी को ध्यान में रखना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा है। भाजक जो है ना, भाजक जो है वो भागफल से आधा है, भागफल का आधा कहता तब आप बटे 2 कर सकते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, भागफल से आधा है, इसका मतलब यदि हम 2 गुना कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शेषफल से 2 गुना है, शेषफल 20 है, शेषफल आपका रिमाइंडर जो है वो कितना है 20 है, और जो भाजक हो जाएगा वो क्या कह रहा है, शेषफल से 2 गुना, मतलब 20 का 2 गुना, मतलब भाजक आपका 40 आ गया, भाजक आपका 40 आ गया, माफ़ करिएगा, और ये आपका 2 गुना करेंगे ना। देखिए अब हो गया भाजक भागफल से आधा है, भाजक जो है भागफल से आधा, 2 गुना करेंगे तभी तो ये आधा हो जाएगा। क्लियर है, अभी आधा हो गया कि नहीं हो गया, इसको 2 गुना कर दिए तो ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर भाजक आपको पता चल गया 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए गुणे 2, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ गया आपका 80, है ना। तो होता क्या है फार्मूला, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाज्य आपको पता ही करना है, भाजक आपका कितना है 40 आ गया है, गुणे भागफल कितना है 80 आ गया है,
प्लस शेषफल कितना आ गया है 20 आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8 चौका 3200 प्लस 20, मतलब 3220 आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न का है आपका 3 के घात में 25 है, 3 के घातांक आपका 25 है, प्लस 3 के घात आपका 26 होगा, प्लस 3 के घात 27 है, प्लस 3 के घात आपका 28 है। ये है और कह रहा है कि बता दीजिए ये किससे विभाज्य है, ये जो है किससे विभाज्य होगा। आपके पास ऑप्शन भी है 10, 16, 25 और 30, 10, 16, 25 और 30, ये आपके पास ऑप्शन है। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन को देख के आप आसानी से इस प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि सबसे, जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो सबसे छोटी घातांक को कॉमन लेना है, सबसे छोटी घात को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सा है, 3 के घात में 25, तो 3 के घात में 25 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 3 के घात 1 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 के घात 0 हो गया, सब कुछ कॉमन चला गया है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के घात 1, यहाँ पे क्या होगा 3 के घात 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के घात 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 के घात 25 और ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये प्लस होगा प्लस 27। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे, 3 घात 25 रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 1 10 3 13 और 13 7 20 20 40, ये आपका हो गया 40, है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए ये संख्या मिली 3 के घात 25 गुणे 40, ये बताइए ये किससे विभाजित होगी। मैंने आपको बता रखा है कि यदि कोई भी गुणनफल हो, सिर्फ गुणा गुणा करते चला जाए, यदि उसमें से आपको किसी एक संख्या पता चल गया, एक संख्या पता चल गया कि वो इससे विभाजित हो जाएगी, तो गुणे वाले में पूरी की पूरी संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम इसको न देखकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाने वाला है, इसको फॉलो कर लें कि भाई ये 40 जो है किससे कट जाएगी, तो ऐसे तो पता करेंगे 4 10 2 बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया है 10 16 25 और 30। तो क्या 30 से कटेगा क्या 40? बिल्कुल नहीं, मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। 25 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। 16 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे आप 10 रखेंगे, 10 से 40 पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके मतलब ये है कि पूरी संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसको देखिए। 4 के घात 61 प्लस 4 के घात 62 प्लस 4 के घात 63, इसमें आपको बताना है कि ये किससे विभाज्य होगी, है ना। मान लीजिए कभी कभी इसमें यदि ऑप्शन में 10 ना होता तो इसका ही कोई एक गुणनफल होता जो उससे डिवाइड करेगा। इसमें देखिए समझेंगे, मैंने कहा सबसे छोटी घात को कॉमन लेना है। सबसे छोटा घात कौन सा है 4 के घात में 61, 4 के घात में 61 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के घात 0, कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 के घात 1 हो जाएगा, तभी तो 61 करेंगे तो 62 हो जाएगा। यहाँ पे 4 के घात 2 हो जाएगा, 4 के घात में 61 ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे किसी भी संख्या के घातांक में यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। इसको आप कहीं कॉपी में बगल में नोट कर लीजिए। किसी भी संख्या के घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए यहाँ पे 4 के घात जो 0 था इसलिए उसका मान क्या हो 1 हो गया, प्लस ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4 के घात 61 है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 1 5 6 5 11 21 हो जाएगा। अब जैसे ही आप देखेंगे 4 के घात 61 गुणे 21 ये किससे कटेगा, तो आपके पास यदि कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन पर जाइए और नहीं है तो देखिए ये जो संख्या, अब इस पर फोकस मत करिए, इस पर फोकस कर लीजिए, आपको पता चल गया। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में मान लीजिए 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है और 19 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, मैंने तो यहाँ बताया कि 40 10 से डिवाइड होगा, तो ये 100% श्योर है कि यहाँ पे यदि आप 7 रख देंगे तो ये 21 को काट देगा। इसका मतलब ये है कि यदि 21 कट गया तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी
कट जाएगी। तो ये आपकी पूरी की पूरी संख्या 7 से भी कट जाएगा। 3 होता तो 3 से भी कट जाता, 21 होता तो 21 से भी कट जाता। इसका मतलब ये है कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों को देखना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। ऑप्शन में भी देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत ऑप्शन में ऐसे करना ही है। यहाँ तक आपको पहुँचाने के बाद ऑप्शन देख लीजिए कौन काट रहा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हो गया। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से विभाजित करने पर 342 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है। 47 शेष बचता है ना। यदि उसी संख्या को 18 से काट दिया जाए, शेष बचता है यदि उसी संख्या को किससे काट रहे हैं ये 18 से, 18 से विभक्त किया जाए, विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा यही पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपको देखने में, यदि आपने नहीं पढ़ा है ना तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आपने क्लास को अटेंड कर लिया तब तो आपका क्या है, चांदी है। फिर देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 18 से विभक्त करने पर क्या शेषफल बचेगा। इसको लगाने का तरीका आसान है। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। जो कंसेप्ट आज हमने सीखा उसी के माध्यम से ये प्रश्न लगने वाला है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये सीखेंगे, उसके बाद तो आप सभी लोग ट्रिक जानते होंगे, तो जानते ही होंगे। होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है। तो भाज्य क्या है आपका, कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से, मैंने आपको बता रखा है जहां पर से आएगा वो हमेशा भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा। चलिए तो ये आपको मिल गया। 342 क्या है, भाजक है। कह रहा है 342 से भाग देने पर क्या बचता है, 47 आपका शेष बचता है। तो 47 शेष बचा दीजिए। भागफल नहीं पता है, y मान लीजिए, और भाज्य आपका क्या हो गया, x हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। संख्या आपको मिल गया कि ये आपकी संख्या है, यही तो है x की वैल्यू। संख्या आपको क्या मिला, 342 गुणे y प्लस 47। अब कह रहा है कि इसको हम लोग किससे भाग दे दें, 18 से। 18 से भाग दे दें तो शेषफल क्या बचेगा, हो गया ना। जैसे मैंने अभी कंसेप्ट बताया जो उसी पर आ गया। तो क्या बचेगा, 18 से ये कट जाएगा क्या पूरा। एक बार इसको काट के देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 9 18, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 का 2, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 19 बार जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कट गई। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, यहाँ पर शेष 0 बचा। पूरी संख्या कट ही गई। अब ये y चाहे जो भी, चाहे 5 10 कुछ भी संख्या हो, ये पूरी कट जानी है क्योंकि ये क्या है, गुणा है। तो यहाँ प्लस के पहले तक तो 0 शेषफल बचा। अब उसी संख्या को 47 से भी भाग करके देख लेते हैं। 47 से जैसे ही 47 से 18 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 36 है ना। फिर उसके बाद 1 और 1, तो शेष कितना बच गया, 11। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। बाकी आपको ट्रिक जानना है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, यही है, यही बस आपको करना होता है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर ये शेष फल बचता है, तो यदि उसी संख्या में, संख्या वही होना चाहिए जो आपका पहले है, उसी संख्या में चाहे जिससे भी आप भाग दे रहे हो, शेष क्या बचने वाला है। तो जो मान लीजिए आप 18 से, एक बात आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये जो 18 दोबारा काट रहे हैं ये हमेशा किसको, 342 का गुणनखंड होना चाहिए। मतलब ये सेम है कि 18 से कटना चाहिए, यही आपको ध्यान में रखना है। यदि ये 18 से कट गया तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप इस 18 में क्या करेंगे, 47 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये करना है, ऐसे प्रश्नों में जैसे ही आएगा तो जो दोबारा आपको विभक्त किया जा रहा है जिस नंबर से, उसी नंबर में जो शेष बच रहा है उसी में आप भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही इतना आपको
करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तभी करना पड़ेगा, ये तभी फॉलो होगा जब 18 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। यही कॉन्सेप्ट है और इसी पर 1-2 प्रश्न और करके देखते हैं। कह रहा कि यदि एक संख्या जो 1003 से विभाजित हो रही है, कोई संख्या है, पहले ये फार्मूला लिखते हैं, बेसिक से करते हैं, समझ में आएगा आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कह रहा है कि एक संख्या है जो 1003 से विभाजित होने पर, 1003 से बोला है ना, से आ गया तो इसका मतलब ये भाजक, 1003 से विभाजित होने पर कितना शेषफल बच रहा है, 209 शेष दे रही है, 209 शेष बच रहा है। मान लीजिए ये भागफल y होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया पूरा का पूरा भाज्य मिल गया। अब कह रहा है किसी संख्या में 51 से विभाजित करने पर, अब हमको 51 से विभाजित करना है तो ये क्या 51 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। अब 51 से आप सिंपल सा 209 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा आपका 3 बार, 3 बार जाएगा, 4 बार भी चला जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 4 1 का 4 और 4 पंचे 20, कितना शेषफल बचा 5, यहाँ पर आपका शेषफल सीधे 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान में देखिए। कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, और यदि 7n को, यही जो n था क्या कर दिया गया, 7 गुना कर दिया गया, 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा n को 5 से, फार्मूला आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है। तो पहले कह रहा है कि n को मतलब ये जो भाज्य है आपको पता चल गया कि ये n है, 5 से आपका है, मतलब ये क्या है, आपका भाजक है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अभी भी आपको ये भागफल नहीं पता है तो y मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको ये n जो है वो पता चल गया, क्या है 5y प्लस 2 क्या है n है ना। फिर कह रहा है कि यदि 7n को, जब n था तो ये था, तो 7n का मतलब 7 गुणे n का वैल्यू क्या है आपका, ये हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट में 5y प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये इसी के बराबर हो जाएगा 7n। कह रहा है कि 7n को अब 5 से विभाजित किया जाए, इसको हम लोग 5 से काट दें तो शेष कितना बचेगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अब ध्यान ज़्यादा कुछ देना ही नहीं है, क्या देना है, अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 गुणे 5y प्लस 2, इसमें हम लोग को कैसे ब्रैकेट में गुणा करते हैं, एक बार 7 का इसमें करेंगे, दोबारा 7 का इसमें करेंगे। तो पहली बार 7 का 5y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 35y, प्लस 7 का दूसरी बार में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यही तो बटे 5 करना है। देखिए 5 से जैसे इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 0, तो इसका कोई लेना देना हमसे नहीं है। अब ये रहा 14, तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 4, हमारा शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप देखते ही कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नोट करके लिखिए कि भाज्य जितने गुना होगा, लिखिए भाज्य जितने गुना, भाज्य जितने गुना होगा तो सेम संख्या से भाग देने पर, तो सेम संख्या से भाग देने पर शेष भी उतना गुना हो जाएगा, उतना गुना हो जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखवाया, ये ध्यान से देखिए।
कभी भी ऐसा प्रश्न मिलता है कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष फल बचेगा। तो यदि आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, 4। यहाँ पर मैंने लिखा भाज्य जितने गुना होगा, पहले आपका n था, अब कितना हो गया 7n, मतलब n से 7 गुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो सेम संख्या से भाग देने पर 5 से यहाँ पर भी भाग दे रहे थे तो 5 से यहाँ पर भी भाग दे रहे हैं, शेष भी उतना गुना हो जाएगा। तो ये जो शेष है ये भी आपका 7 गुना हो जाएगा, है ना। ये शेष कितना था, 2 था, तो ये 7 गुना हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना, अब यहाँ पे 14 हो जाएगा। संख्या किससे भाग करनी थी, 5 से भाग करनी थी, 5 से काटेंगे तो सीधे आपका क्या आ जाएगा, 4 शेष फल आ जाएगा। क्या आएगा, 4। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पार्ट यहाँ से उठाकर सॉल्व करना है। ये मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आप देख रहे हैं जितना भाज्य जितने गुना कर रहे थे आप यहाँ 7 गुना कर रहे थे तो ये 14 हो गया। 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, पहले 7 गुना यहाँ पे आपने किया तो ये 14 हो गया। यही तो आपको क्या करना था, शेषफल 2 गुना हो गया तो आपको उतना कर देना है। तो एक बात याद रखें, जितना गुना भाज्य होगा उतना गुना ही आपको शेषफल करना है, और उससे जिस संख्या से भाग देना है उसको भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपका आधा से ज़्यादा नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो या इस क्लास से कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे और उसका रिप्लाई अगले क्लास में मैं दे दूंगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसको फ़ायदा ले सके इस क्लास का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।